नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में CGL PYQ सीरीज़ 2024 का जो है आज हम यहाँ पे 20वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है आपके 19 भाग कंप्लीट करवा चुके हैं। आई होप वो सारे पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर जो है आप कंप्लीट PYQ सीरीज इसको ज़रूर देख के जाइएगा अपने एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अब आपको जो है 20 दिन का अतिरिक्त जो है समय दे दिया गया है। 1 सितंबर के बाद जो है आपके फर्स्ट एग्ज़ाम में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो अभी 20 दिन है और 20 दिन अच्छे से जो है आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा। जीके जीएस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी के बच्चों की जो दिक्कत आती है वो जीके जीएस के अंदर आती है। तो ये PYQ सीरीज 2024 की कंप्लीट मैंने यहाँ पे दे दी है। 900 इसके अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन 900 क्वेश्चनों को जो है आप अच्छे से करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है 10 से 15 क्वेश्चन इजीली जो है यहाँ पे अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। तो 10 से 15 मार्क्स भी अगर आप इजीली गेन कर ले जाते हैं ना जीके जीएस में, तो काफ़ी जो है बड़ी आपकी जीत रहेगी इस 2025 वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के वीडियो सेशन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 किस अधिनियम में संशोधन किया है। तो ये करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछा गया है महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 में जो है ये अधिनियमित किया गया था, और किस संशोधन में जो है ये संशोधन किया गया है। तो महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत जो है ये संशोधन किया गया था 2020 के अंदर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है। तो व्याख्या में कहा गया है महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया है। यह संशोधन 1897 के अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करके अधिनियम के दायरे को बढ़ाता है। मतलब जो दायरा होता था ना 1897 के अधिनियम के तहत, अब इस दायरे को जो है और वाइड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है, फैला दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के कर्तव्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाता है। मतलब स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जो हिंसा होती थी या उनके खिलाफ जो गलत काम होते थे, उनके खिलाफ अब जो ये ऐसा काम होगा तो भाई गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मतलब जमानत भी नहीं होगी ऐसे काम में। अब ये नया जो है संशोधन अधिनियम 2020 ऐसा बोलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम केंद्र सरकार को महामारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए शक्तियों का विस्तार भी करता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। इसका उद्देश्य जरूर याद रखना। उद्देश्य जो है स्टेटमेंट बना के, उद्देश्य जो है आपका एक स्टेटमेंट में उद्देश्य दे सकता है कि भाई एक पॉइंट में इसका बताइए क्या उद्देश्य, ये सही है। तो ये तीनों लाइनें आप याद रखना। महामारी रोग संशोधन विधेयक जो है कब पारित किया गया, 2020 में पारित किया गया। किसको संशोधन करता है ये, तो अधिनियम 1897 को, यो 1897 को जो है ये संशोधन करता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है प्रसिद्ध गजल गायिका है, ये भी आप याद रखेंगे। ये जो गिरिजा देवी है ना, गिरिजा देवी ये गायिका है और ये गजल गाते हैं, ठीक है। ये गजल गाते हैं। इसके बाद व्याख्या दी गई है, तो यहाँ पे देख लो। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म जो है 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ था, ठीक है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। वाराणसी में जो है इनका जन्म हुआ था 1929 में। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ था। जाकिर हुसैन को हुआ था, ठीक है। तो ये संगीत से रिलेटेड बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार ये पद्म पुरस्कारों की लिस्ट आप देख लेना। कौन सी लिस्ट देखेंगे, 2025 वाली लिस्ट देख लेना कंप्लीट। कहाँ पर मिलेगी, मेरे इसी वीडियो चैनल पर जो है एक लिस्ट मिलेगी। क्या नाम से मिलेगी, RRB स्टैटिक GK 2025, ये नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर 10 से 12 टॉपिक मैंने करवाए हैं। इन 12 टॉपिक्स को जो है सभी एसएससी के बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। इन 12 टॉपिक्स को जरूर से जरूर जो है देखकर जाएंगे। उसके अंदर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है पद्म पुरस्कारों का 2025 वाला, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये इसकी व्याख्या थोड़ी सी दी गई है। जाकिर हुसैन विश्व प्रसिद्ध के तबला वादक है, तो इसका वाद्य यंत्र भी याद रखना। जो जाकिर हुसैन थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तबला वाद्य यंत्र बजाते थे। और पद्म विभूषण जो पुरस्कार है इनको 2023 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। और ये जो है महाराष्ट्र के निवासी नहीं है, पर भारत के महान संगीतज्ञ है, ठीक है। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र दिया गया है क्या ऊपर, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी वेरीफाई करूँगा मैं। इसके बाद जो है अन्य विकल्पों के बारे में भी बात करें, जो रामदास पलसुले
ये महाराष्ट्र के जाने माने संगीतज्ञ हैं और शिक्षक हैं, लेकिन पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं है। मिलिंद दत्ते, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, बेसिक सी जानकारी दी गई है, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है। तो एक वर्ष के दौरान जो फर्म होती है ना, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, उनकी जो माल की सूची होती है, जो माल आदान प्रदान होता है, परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री हो जाएगा, ये कॉमा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका जो है सही ढंग से जो है परिभाषित करता है। किसको सही ढंग से परिभाषित करता है, एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन को जो है ये सही ढंग से परिभाषित करता है। वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन कितना हुआ और वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री कितनी हुई, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या बोला गया, तो 5 में बोला गया पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों और जंतुओं के साथ उनके संबंध से संबंधित है। तो पारिस्थितिकी जो होती है, हमारी इकोसिस्टम होता है, इसकी कौन सी जो शाखा है प्राचीन पर्यावरण की विशेषताएं और प्राचीन जो पादप पेड़ पौधे थे और जंतु थे उनके संबंध से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पूरा पारिस्थितिकी जो शाखा है ये प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और पेड़ पौधे और जंतुओं के साथ उनके संबंध से जो है संबंध बताती है, ठीक है। 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया भी गया है, पूरा पारिस्थितिकी वह शाखा है जो प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और उस समय के पौधों तथा जीव जंतुओं के बीच संबंध का जो है अध्ययन करती है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 में बोला गया है भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये साई बोला जाता है इसको, साई, ठीक है। साई की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, ये जो साई है ना, साई की फुल फॉर्म याद रखना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है 1984 में हुई थी, ये चीज़ जरूर आप याद रखना, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई की स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, तो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या फिर राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था। तो किसको किया गया था, ये किया गया था सातवाहन, जिसकी स्थापना किसने की थी, सिमुक के द्वारा की गई थी, ठीक है। सिमुक के द्वारा की गई थी। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, कुजुल कड़फिसेस ने की थी, ठीक है। कुजुल कड़फिसेस, इसके द्वारा जो है कुषाण वंश की स्थापना की गई थी, और इसका महानतम शासक कौन था, कनिष्क था, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। अब हम आ जाएंगे आगे, ये चीज याद रखना भाई, ये पूछी जाती है बार बार कि भाई किस साम्राज्य को जो है आहार या फिर राष्ट्र नामक उप विभागों में बांटा गया था। तो सातवाहन को जो है ये बांटा गया था। व्याख्या दी गई है क्या, तो व्याख्या हाँ दी गई है, यहाँ पे देख लो। कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल कड़फिसेस ने की थी, और सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक के द्वारा की गई थी। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को जो है इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया वर्ष 2023 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के अंतर्गत सिक्किम में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे, तो ये 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अब आपको इसके अंदर क्या स्टैटिक चीज़ याद रखनी है, ये जो योजना है ना मेरा रुख मेरो संतति, ये योजना किस राज्य सरकार की है, तो ये सिक्किम राज्य सरकार की योजना है, जिसे जो है वर्ष 2023 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये चीज़ जो है आप याद रखना, और ये चीज़ और याद रखना, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है सिक्किम में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए पेड़ लगाने से जो है इस योजना का संबंध है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय जो राजनेता हैं जिनका नाम जयप्रकाश नारायण है, इनको लोकनायक जो है कहा जाता है, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक कौन थे, तो आपने देखा होगा लाल बाल पाल की तिकड़ी थी, लाल बाल पाल,
ये तिकड़ी थी इनकी, और ये तीनों किस दल से संबंध रखते थे, तो गरम दल से संबंध रखते थे। ठीक है, गरम दल से ये संबंध रखते थे। आप जानते हैं ना, एक गरम दल के नेता थे और दूसरे जो है नरम दल के नेता होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही दो दल होते थे, और जो है 1907 में जो है ये अलग हो गए थे। ठीक है, 1907 में जो है ये अलग हो गए थे, दो धड़ों में ये बट गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो है मतभेद इनका बीच में हो गया था। लेकिन 1916 में जो है ये फिर एक साथ हो गए थे, गरम दल और नरम दल जो है एक साथ फिर जो है मिल गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है इनका जो क्या बोलते हैं, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे, 1938 में बने थे हरिपुरा में, और 1939 में बने थे त्रिपुरा में। ठीक है, ये दोनों अधिवेशन याद रखना। लेकिन 1939 में जो है इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड इसके बाद जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, 1939 में ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा 10 आपको जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार, ऐसी लिस्ट जो है बहुत बार आती है। ठीक है, लेटेस्ट याद रख लेना बस 2025 में, अभी जनवरी से लेके अगर जून तक ऐसी लिस्ट आई है ना, तो आप जरूर उस क्वेश्चन को जो है देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका राइट ऑप्शन जो है नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11 में बोला गया मनुष्यों में अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन वृक्क में होता है। ठीक है, ये बात तो सही है, सबको पता है भाई, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जो है निस्पंदन वृक्क के अंदर होता है। वृक्क के भीतर काफ़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं जो इस कार्य को करने में सहायक होती है। इस निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है, तो इस निस्पंदन इकाई को जो है ये कहा जाता है वृक्काणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। वृक्क में अवशिष्ट, वृक्क क्या होती है, किडनी होती है भाई, पदार्थों को छानने का कार्य वृक्काणु करते हैं। तो ठीक है, आपको पता चल गया है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना हमारे पेट के अंदर, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं, तो इनको जो छानने का काम है वो कौन करता है, वो वृक्काणु करता है। ठीक है, वृक्काणु इनको जो है छानने का काम करता है। प्रत्येक वृक्काणु में फिल्ट्रेशन के लिए आवश्यक संरचनाएं होती हैं जो रक्त से अपशिष्ट और अनावश्यक पदार्थों को जो है बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्याख्या है 3 लाइनों की, ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, अगेन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, तो भाई क्या है, किस संख्या को अवेगाड्रो नियतांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एमिडियो अवेगाड्रो के नाम पर रखा गया है। बड़ा ही अजीब, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी व्याख्या कैसे होगी कैसे नहीं होगी आप थोड़ा खुद से फाइंड आउट कर लीजिएगा प्लीज़। बस ये क्वेश्चन ऐड करने का ये मतलब है आपको बताने का कि किस लेवल के जो है साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, बाकी ये स्टैटिक जीके से है, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा भाई कौन सी संख्या थी जिसमें अवेगाड्रो नियतांक कहा जाता है, और इसका नाम वैज्ञानिक थे महान एमिडियो अवेगाड्रो, इसके नाम पर रखा गया था। तो ये 6.022 जो है, ये 1023 जो है ये संख्या थी इसकी। ठीक है, ये स्टैटिक जीके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप जो चाहे तो एक बार स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस क्वेश्चन में काफ़ी जो है गलत है ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। और मेरे को ऐसा लगता है जब ये रिजल्ट आया था, इसका रिजल्ट आया हुआ टायर 1 का CGL 2024 का, तो इस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो मेरे हिसाब से सभी को दिया हुआ। क्यों सभी का दिया हुआ, आइए देखते हैं एक बार। भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन था, मतलब जो भारत में राजनीतिक दल है ना, यानी कि पार्टी है, नेशनल पार्टीज हैं, जैसे कि BJP हो गया, कांग्रेस हो गया, और भी आप पार्टी होगी, बहुत पार्टीज हैं। ठीक है, इनके बारे में जो है नीचे 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है ना कौन सा सही नहीं है। तो आइए एक एक करके जो है इस ऑप्शनों को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। दल की स्थिति संसद द्वारा प्रदान की जाती है। तो जो दल होता है ना, जो दल की जो पार्टी होती है, इनकी स्थिति संसद के द्वारा जो है प्रदान की जाती है। आइए एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। किसी राजनीतिक दल का प्रतीक भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवंटित किया जाता है, ये कथन जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो आवंटित किया जाता है ना, राजनीतिक दल का जो चिन्ह होता है, मतलब जो चिन्ह होता है ना, जैसे कि बीजेपी का क्या है, कमल है ना, बीजेपी का कमल, तो इसमें कहा गया है कि बीजेपी का जो कमल का चिन्ह है ये राष्ट्रपति द्वारा आवंटित किया जाता है। ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो चिन्ह है ये चुनाव आयोग करवाता है।
ठीक है, ये चुनाव आयोग जो है आवंटित करवाता है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन देखो क्या लिखा गया, सभी दल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत है। ये कथन भी जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सभी दल जो है ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये चुनाव आयोग के अंदर रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। इसमें कथन सही नहीं पूछा गया तो इसके अंदर तो दो कथन सही नहीं होंगे। ठीक है, दो कथन सही नहीं होंगे तो इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन आप जो है स्किप कर देना। इसका एग्जैक्ट आंसर मैंने नीचे व्याख्या में दिया गया है, बस वो लाइनें आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी लाइनें याद रखनी है तो आइए देख लेते हैं। ये देख लो, पहले में क्या कहा गया, यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता संसद द्वारा नहीं बल्कि चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है। इस हिसाब से तो ये कथन भी जो है गलत हो गया, क्योंकि ऊपर क्या कहा गया था, पहले ऑप्शन में कहा गया था कि भाई भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता संसद द्वारा दी जाती है, तो वो तो कथन गलत हो गया। और ऑप्शन में हमसे 3 कथन जो है गलत दे रखे हैं। तो ये बस आप जो है पॉइंट, ये 4 पॉइंट आप जरूर याद रखना। मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये याद रखना है, भारत में जो राजनीतिक दल है ना, इनको मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा जो है मान्यता दी जाती है। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय या फिर राज्य क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये कथन भी जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में बात करें तो भारत में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह भारत के राष्ट्रपति आवंटित नहीं करते बल्कि चुनाव आयोग को जो है मान्यता देता है। चुनाव आयोग जो है, ये थोड़ा सा देख लेना, मिस्टेक हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चुनाव आयोग जो है इनको मान्यता देता है। ठीक है, और चुनाव चिन्ह आवंटित करवाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखना, दोबारा से पूछा जा सकता है। और उसके बाद भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है चुनाव आयोग के साथ होता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय से। जितनी मैंने हाईलाइट की है ना चीज़ों, इनको जरूर जो है आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोले तो हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार हुई थी? मतलब ये कह रहा है समानुपाती हुई थी, अप्रत्याशित हुई थी, एकिक हुई थी, या फिर असमानुपाती हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हरित क्रांति में जो खाद्यान्नों में वृद्धि हुई थी वो असमानुपाती हुई थी। असमानुपात, अरे अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सा वर्ड है, मैं आराम से बोलता हूँ, असमानुपाती। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? गेहूं में ज़्यादा उत्पादन हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी फसल होती है? दाल में कम उत्पादन हो गया, मतलब कम ज़्यादा हुआ, किसी फसल में ज़्यादा उत्पादन हो गया, किसी फल में जो है कम उत्पादन हो गया। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जो है असमानुपाती बोला जाता है। और हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में जो है शुरू हुई थी। ठीक है, 1960 के दशक में, और एग्जैक्ट आपसे पूछेगा तो 1966-67 में जो है ये शुरू हुआ था। और हरित क्रांति जो है ये जो है पंचवर्षीय योजना में जो है लागू किया गया था, और पंचवर्षीय योजना जो है कुल 12 पंचवर्षीय योजना जो है लागू की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। और 15 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो इसी क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात करके आए हैं। कौन सी, उसके अंदर हमने कौन सी नदियां बात करी थी? पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है? अभी आपसे पूछ रहा है पूर्व की ओर, तो नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, तापी नदी, या फिर माही नदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है ये पूर्व की ओर बहती है, और इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। ठीक है, बाकी नर्मदा नदी हो गया, तापी नदी और माही नदी, ये तीनों ही कहां पर गिरते हैं? तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं। आइए देख लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में क्या बोला गया। आप इनका उद्गम स्थान जरूर याद रखना। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पर्वत के मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, ये याद रखना, हर बार पूछा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो है पर्वत, वहां से निकलती है। गोदावरी नदी की बात करूँ तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से जो है, नासिक महाराष्ट्र से जो है ये नदी निकलती है, और पूर्व की ओर ये बहने वाली नदी है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है भाई, भारत की सबसे लंबी नदी है, ये गलत लिखा गया है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व की तरफ बहती है, पूर्व
तो ये कौन सी हो जाएगी, ये गंगा हो जाएगी। ठीक है, गंगा नदी सबसे बड़ी है जो पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। बाकी तापी नदी का उद्गम देख लो। तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वत मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश से जो है तापी नदी निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी की बात करूँ तो पश्चिम की ओर बहती है, और ये अरावली पर्वत राजस्थान से जो है माही नदी निकलती है। ठीक है, इनके उद्गम स्थान और जो इनकी डायरेक्शन है वो जरूर आप याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 में बोला गया है देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है। तो केरल राज्य में जो है ये उत्सव जो है प्रदर्शित किया जाता है। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए स्थानीय लोकल नृत्य है पदायनी। तो पदायनी जो है मुख्य रूप से केरल में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी, अमर सोनार बांग्ला कोलकाता हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। असम उड़ीसा की क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी। असम की आप मुझे बताएंगे, भुवनेश्वर। ठीक है, असम की आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक तो आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पता होना चाहिए, पहला संस्करण कब आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेल को छोड़ दीजिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, ये गेम से जो है हर बार जो है करंट अफेयर जब भी ये यूनिवर्सिटी गेम होते हैं ना, अभी ये 2025 में भी आयोजित करवाए गए हैं। ठीक है, 2025 में आयोजित करवाए गए हैं। इनसे रिलेटेड मैं जो है एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, जिससे जो है आपका सारा जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएगा। लेकिन आप खुद से भी जो है इनका देखना कि खेलो मतलब 2025 में कौन कौन से खेल हुए हैं और कौन कौन सा राज्य उसके अंदर जो है प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी है ना, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, ये राष्ट्रीय खेल से संबंध रखती है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल से संबंध रखती है। आइए नीचे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। तो ये देख लो, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय खेल जो प्रतियोगिता है ना हमारी नेशनल गेम्स, ये 1924 में शुरू हुई थी। इसे भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में जो है लाहौर में आयोजित किया गया था। ये लाइन छोड़ देना, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है 1940 में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। ठीक है, 1924 में जब राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई थी तो किस नाम से हुई थी, तो ये राष्ट्रीय खेल के नाम से शुरुआत हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय खेल का नाम बदलकर 1940 में भारतीय राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। लेकिन बाद में 1948 में इसका नाम फिर से चेंज करके जो है राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। बाकी इतना इंपॉर्टेंट जो है बार बार नहीं पूछेगा नाम इसका कब वगैरह चेंज किया गया। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला संस्करण था ना, यानी इसकी शुरुआत थी 2018 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय खेल के बारे में हम बात कर चुके हैं, शुरुआत जो है 1924 में हुई थी। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम और जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इन दोनों की शुरुआत जो है 2020 में हुई थी। ठीक है, ये जो है स्टैटिक जीके है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये चीज़ें दोनों जो है चारों जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, और 18 में बोला है तोलक्कापियर द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है। मतलब जो तोलक्कापियर ग्रंथ है ये एक तमिल साहित्य है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो 1 सेकेंड, तोलक्कापियर जो ग्रंथ है ना, ये किससे संबंध रखता है, तो ये तमिल साहित्य से संबंध रखता है। और इसको तोलक्कापियर जो ग्रंथ है इसको किसने लिखा है, तो तोलक्कापियम के द्वारा ही जो है इसको लिखा गया है। नाम और जो है राइटर का नाम और जो बुक का नाम है वो दोनों सेम है, तो इसलिए याद रह जाएगा। बस आपको याद रखना है तमिल साहित्य से जो है ये संबंध रखता है। ठीक है, इसके बाद चाहो तो ये यहाँ पे देख लेना, तोलक्कापियन तमिल भाषा का सबसे प्राचीन और प्रारंभिक व्याकरण ग्रंथ है, जिसे तोलक्कापियर ने लिखा था। यह तमिल साहित्य और भाषा के नियमों को आधार माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात। तो 19 में बोला गया डैश के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा पर्वर्ण क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा पर्वर्ण क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, शुरू किया गया था। तो ये ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था भाई मेरे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये शुरू किया गया था। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, प्रीवियस वीडियो में बहुत बार जो है इस पंचवर्षीय योजना के बारे में बता चुका हूं। बस आपको ये याद रखना है, ये जो सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम था ना, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसको जो है 1973-74 में जो है लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है,
इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल हमारे भारतीय संविधान की ये जो है विशेषता है। कठोर एवं लचीलेपन का मेल, तो ये भी हमारे जो संविधान की विशेषता है, क्योंकि हमारा संविधान ना तो अधिक कठोर बनाया गया है और ना ही जो है बिल्कुल ईजी बनाया गया है, मतलब कठोर और लचीलेपन का जो है मेल बनाया गया है। सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार, ये भी हमारे जो संविधान है उसकी विशेषता है। लेकिन जो दोहरी नागरिकता है ना, डबल सिटीजन, ये हमारे देश की जो है विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो है एकल नागरिकता चलती है। ठीक है, एकल नागरिकता, और ये हमने जो है ब्रिटेन से ग्रहण किया है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद आपको मिलेगा 5 से 11 के बीच में जो है ये हमें नागरिकता मिलेगी। ठीक है, एकल नागरिकता का भारत में है प्रावधान, यानी कि अगर आप भारत की नागरिकता लोगे ना तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। और अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लोगे, जैसे कि आपने सऊदी अरब की ले ली या फिर आपने अमेरिका की ले ली या किसी भी देश की आपने नागरिकता ले ली, तो भारत की जो आपकी नागरिकता होगी ना वो ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। और 21 जो है मेरे लिए एक पहेली वाला क्वेश्चन है, कभी सोल्व नहीं कर सकता। राइट ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप देख लेना कैसे होगा, ये बड़ा ही अजीब और डिफरेंट और बड़ा ही ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और डी हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध सोल्ट लेक, ये स्थलरुद्ध आएगा भाई यहाँ पे, स्थलरुद्ध सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से कौन सी है, डेड सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो ये लिखा भी गया है, डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक अत्यंत लवणीय और लैंडलॉक्ड झील है। स्थलरुद्ध है मतलब लैंडलॉक्ड है, इसके आगे पीछे जो है देश हैं। इसे सोल्ट लेक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें खारा पानी बहुत अधिक है। रथ उत्सव आप सभी जानते हैं भाई, भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और किसको है, बलभद्र को समर्पित है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 में क्या बोला गया है, तो 24 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, तो ये छोटा नागपुर हो जाएगा। अजमेर बिलासपुर ये नहीं होएगा, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, इसका उदाहरण है। ठीक है, तो आज का जो 25 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ये जरूर एक बार देख लेते हैं। भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। 1793 याद है ना, 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया था, स्थायी बंदोबस्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में क्या बोला गया, भारत में 1792 में दरोगा प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यह प्रणाली स्थायी प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई थी। बाकी विकल्पों के बारे में भी बताया गया। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से 1813 के बीच में रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल रहे थे 1828 से 1835, और इन्हीं के साथ जो है राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर जो है रोक लगाई थी, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और लॉर्ड मायो का जो कार्यकाल था 1884 से 1888 तक रहा था। नहीं, ये लॉर्ड मायो का कार्यकाल में डिफरेंट है भाई, लॉर्ड वायसराय ये काल डिफरेंट है। 1 सेकंड वेट करो। ठीक है भाई, ये करेक्शन कर दिया मैंने। लॉर्ड मायो का जो कार्यकाल था ना ये 1869 से 1872 था, क्योंकि ये मेरे को याद आ गया था, क्योंकि पहली जो जनगणना हुई थी वो मायो के समय में हुई थी। ठीक है, मायो के समय में हुई थी 1872 में, और जो नियमित जनगणना थी वो कब हुई थी, नियमित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। बाकी विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप देख लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर जो हमने पार्ट 20 कंप्लीट कर ली है। अब इसी सीरीज के अंदर जो है 16 पार्ट और बाकी हैं, जिनको हम ऐसे ही सीक्वेंस वाइज डिटेल एनालाइज करते चलेंगे। ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारे सोशल आइकन है, यहाँ से भी जो है डायरेक्ट आप हमारे ऑफिशियल पेज चैनल पर जो है जा सकते हैं, और टेलीग्राम जो है जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, और जल्दी कल ही मिलेंगे। और ये वीडियो सीरीज हमारी जो है शाम को 4 बजे डेली वीडियो आ जाती है। ठीक है, तो जरूर से जरूर वीडियो सीरीज को देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।